Hello everyone, welcome to Move to Study. This is the video for class 8 from Cambridge Connection Geography 2nd edition. In this video, I am going to start chapter number 5 from the same book, that is Disasters. So children, here on the screen you can see chapter number 5 disasters. So first of all हम देख लेते हैं कि क्या चीज़ें हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं. So we will talk about the causes, इफ़ेक्ट्स एंड इम्पैक्ट्स ऑफ नेचुरल डिज़ास्टर्स, राइट. सो जो भी हमारे नेचुरल क्लैमिटीज़ हैं उनके कॉजेज़ क्या हैं, उनके इफ़ेक्ट्स क्या हैं एंड इम्पैक्ट्स क्या हैं, क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, क्या उससे नुकसानात होते हैं. ऑल these things we are going to discuss. Other than natural disasters we will talk about the man-made disasters, मतलब जो humans की वजह से होते हैं, and along with that we will talk the difference between the natural and man-made disasters. फटाफट स्टार्ट करते हैं हम इस चैप्टर को. सो सबसे पहले देख लेते हैं थिंकिंग कैप में क्या दिया हुआ है. यू मे हैव सीन न्यू ब्रॉडकास्ट कवरिंग मेजर डिजास्टर्स. It is one thing to see them on televisions and another to witness them firsthand and live through them. Right? तो आप सभी लोगों ने थ्रू न्यूज़ चैनल, टेलीविज़न डिज़ास्टर्स के बारे में सुना होगा एंड एक्सपीरियंस भी किए होंगे. Collect information on recent natural disasters around you and share your thoughts with the class. So what actually you people have to do, sitting with your classmates, you people have to discuss among yourself. अगर आपने कभी, and I know you must have experienced the earthquake, right, yeah, any other natural disaster, if you have ever witnessed that. So what you have to do, you have to share your experience with your friends, with your classmates, all right. जो आपके दोस्त हैं उनके साथ आप आपस में बात करके अपना एक्सपीरियंस डिस्कस कर सकते हैं. चलिए, लाइफ इज़ एक्सट्रीमली अनप्रडिक्टेबल. हमारी ज़िंदगी क्या है, बहुत अनप्रडिक्टेबल है. हम सोच भी नहीं सकते हैं कि अगले पल क्या हो जाए. ह्यूमन लाइफ इज़ कॉन्स्टेंटली सब्जेक्टेड टू द पेरिल्स ऑफ नेचर्स और ह्यूमन मिसकैलकुलेशंस, राइट. तो human life is constantly subjected to the perils of nature or human miscalculation. Perils of nature means what? कि जो संकट हैं, जो नेचर की नेचुरल क्लैमिटीज़ हैं, उनको हम पेरिल्स ऑफ नेचर कहते हैं, या फिर ह्यूमन मिसकैलकुलेशन. या आप ये कह सकते हो कि हमारी लाइफ, जो ह्यूमन की लाइफ है, वो सब्जेक्टेड है, वो परेशान है, नेचुरल कॉन्स्टेंटली नेचुरल डिज़ास्टर से घिरी हुई है, या मैन मेड डिज़ास्टर से घिरी हुई है, जिनको हम ह्यूमन मिसकैलकुलेशंस कह रहे हैं. व्हेन डेथ एंड डिस्ट्रक्शन अकर ऑन अ लार्ज स्केल ड्यू टू नेचुरल ह्यूमन एक्टिविटीज़, इट इज़ कॉल्ड अ डिज़ास्टर. अब डिज़ास्टर क्या है बच्चों? जब डेथ यानी कि लोग मरे एक लार्ज स्केल पे और बहुत ज़्यादा तबाही हो, बहुत बड़े स्केल पे, किसी नेचुरल वजह, क्लैमिटी की वजह से, जैसे कि अर्थक्वेक हो गया, या वॉल्केनिक इरप्शन हो गया, या कोई और एक्टिविटी, या किसी ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से, तो हम उन दोनों को ही क्या कहते हैं? डिज़ास्टर्स कहते हैं. अ डिज़ास्टर इज़ एन इवेंट दैट अकर सडनली एंड कॉजेज मेजर लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी. तो डिज़ास्टर क्या है? एक इवेंट है जो एकदम से होता है, सडनली होता है, और उसके वजह से बहुत ज़्यादा लाइफ को और प्रॉपर्टी मतलब जो ज़मीन है या जो भी बिल्डिंग्स वगैरह हैं, जो स्ट्रक्चर्स हैं, उनका नुकसान होना, राइट. इट डिस्टर्ब द एनवायरनमेंट. अल्टीमेटली उससे हमारा जो वातावरण है वो डिस्टर्ब होता है, एंड लीड्स टू इकोनॉमिक लॉस, और उससे हमारी इकोनॉमी का लॉस होता है, मतलब पैसों का नुकसान होता है. हेंस अवेयरनेस एंड प्रिपेयर्डनेस आर इम्पॉर्टेंट टू कोप विद डिज़ास्टर्स. इसीलिए लोगों को जागरूक करना, लोगों को प्रिपेयर करना ज़रूरी है डिज़ास्टर्स के बारे में, ताकि हम उनसे होने वाले जो नुकसान है उसको कम कर सकें, मिटिगेट कर सकें. एनी डिज़ास्टर अफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ द सोसाइटी. जब कहीं पे भी कोई डिज़ास्टर आता है तो वो उस पर्टिकुलर सोसाइटी को की जो पूरी फंक्शनिंग है उसको डिस्टर्ब कर देता है. सम डिज़ास्टर्स लाइक फ्लड्स एंड अर्थक्वेक्स हैव इमीडिएट इफेक्ट्स ऑन द सराउंडिंग. अब कुछ ऐसे डिज़ास्टर्स हैं जैसे फ्लड्स, अर्थक्वेक, इससे क्या होता है, फ़ौरन पूरी में तबाही मच जाती है, सराउंडिंग को पूरा डिस्टर्ब कर देता है. while other like droughts have less impact initially but their effect
कैन बी सीवियर ओवर टाइम। एंड कुछ ऐसे डिज़ास्टर्स हैं जैसे सूखा पड़ जाना, ठीक है, इसका शुरुआती तौर में क्या होता है, उतना नुकसान नहीं होते हैं, धीरे धीरे जब सूखा पड़ता है तो धीरे धीरे उसके नुकसानात पता चलते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि कुछ डिज़ास्टर्स ऐसे होते हैं जो एकाएकी क्या करते हैं, तबाही मचा देते हैं, और कुछ डिज़ास्टर्स ऐसे होते हैं जो धीरे धीरे क्या करते हैं, अपना इम्पैक्ट शो करते हैं। Disasters can be categorized as natural and man-made disasters. Disasters को दो भागों में बांटा गया है, man-made जो लोगों की वजह से हो रहे हैं, ह्यूमंस की एक्टिविटीज़ की वजह से हो रहे हैं, एंड नेचुरल डिज़ास्टर्स मीन्स वो डिज़ास्टर्स जो नेचुरली होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं नेचुरल डिज़ास्टर्स क्या हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे। नेचुरल डिज़ास्टर्स आर कॉज्ड बाय द फोर्सेस ऑफ नेचर which are powerful and uncontrollable and occur suddenly. So natural disasters are actually what? ऐसे disasters जो कुदरत की तरफ से आ रहे हैं, जो एक नेचर की फोर्स है उसके ज़रिए हो रहे हैं, विच आर पावरफुल। एंड यू ऑल नो कि जितने भी नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होते हैं एंड अनकंट्रोलेबल, आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, एंड वो एकदम से आते हैं, एकाएकी आते हैं। These events occur due to Earth's natural processes. Such disasters cause severe damage to life and property. और ऐसे disasters के वजह से life और property का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है. It is very difficult to recover the losses and rebuild communities after natural disasters. And किसी भी natural disaster के बाद वापस से चीज़ों को नॉर्मल लेके आना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, नॉर्मलाइज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। फ्लड्स, अर्थक्वेक्स, ड्राउट, साइक्लोन, लैंडस्लाइड्स, volcanic eruptions, sinkholes, tsunamis are some of the examples of the natural disasters. तो अभी हम इसको आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे, यहाँ पे कुछ नेम्स दिए हुए हैं। चलिए आगे आ जाते हैं, नेचुरल हज़ार्ड्स क्या हैं। नेचुरल हज़ार्ड्स आर द थिंग दैट टेक प्लेस इन नेचर दैट कॉज हार्म। मतलब नेचर में जो ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिससे नुकसान हो रहा है उसको कहते हैं नेचुरल हज़ार्ड। द वर्ड नेचुरल इज़ यूज टू नोट दैट द डिज़ास्टर इज़ कॉल्ड बाय नेचर। और वो जो नुकसान हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, नेचर की वजह से हो रहा है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, नेचुरल हज़ार्ड। सम एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल हज़ार्ड्स आर अर्थक्वेक, हरिकेन्स, सिंकहोल्स, hailstorms, wildfires, and like. It might also be helpful to keep in mind that one natural hazard can lead to the another. For example, an earthquake can cause a tsunami as well. ठीक है, मतलब एक मानो कहीं पे फ्लड आया तो उसके बाद भी उसके आगे भी और भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ठीक है। अर्थक्वेक आया तो अर्थक्वेक के बाद में भी सुनामी भी हो सकती है, रप्शन भी हो सकता है, वॉल्केनिक इरप्शन भी हो सकता है। मतलब एक नेचुरल डिज़ास्टर दूसरे नेचुरल डिज़ास्टर को क्या करता है, आगे बढ़ाता है। नेचुरल डिज़ास्टर्स आर स्लाइटली डिफरेंट। अब देखो नेचुरल हज़ार्ड्स क्या हैं, जो क्या कर रहे हैं, नुकसान कॉज कर रहे हैं, उनको हम नेचुरल हज़ार्ड्स बोलते हैं। अब नेचुरल डिज़ास्टर्स आर स्लाइटली डिफरेंट, थोड़ा सा फ़र्क है नेचुरल डिज़ास्टर्स में। दे आर द इफ़ेक्ट्स ऑफ नेचुरल हज़ार्ड्स ऑन ह्यूमैनिटी। मतलब नेचुरल डिज़ास्टर्स क्या हैं, जो नुकसानात ह्यूमंस को हो रहे हैं नेचुरल हज़ार्ड्स की वजह से, उनको नेचुरल डिज़ास्टर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, the 2004 Indian Ocean earthquake and tsunami, which hit Indonesia first, caused a great amount of loss of property and lives in the country. The 2011 earthquake and tsunami in Japan also caused huge loss of property and lives as well as a nuclear fallout. मतलब नेचुरल डिज़ास्टर इसको हमने कहा, मानो किसी जगह 2011 में 2004 में अर्थक्वेक आया, सुनामी आया, तो हम उसको क्या कह रहे हैं, उसको हम कह रहे हैं नेचुरल डिज़ास्टर। लेकिन नेचुरल डिज़ास्टर से होने वाले जो नुकसान हैं उनको हम कहते हैं नेचुरल हज़ार्ड्स। उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे नेचुरल डिज़ास्टर्स को, वन बाय वन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हो पिक्चर में, अगस्त 2017 किड्स ऑन अ बोट इन अ फ्लड इफेक्टेड एरिया इन मारीगोन असम। यह असम का एरिया है जहाँ पे फ्लड की पिक्चर दिखाई गई है। तो अब हम पहले जानते हैं कि फ्लड्स हैं क्या। ठीक है, फ्लड्स जिसको हम अपनी नॉर्मल भाषा में क्या कहते हैं, बाढ़ आना, राइट। जब नदी का जो पानी है वो ओवरफ्लो कर जाता है और घरों में, एरियाज़ में भर जाता है, उसको कहा जाता है फ्लड्स। फ्लड अकर व्हेन वाटर इन रिवर्स ओवरफ्लो देयर बैंक। बैंक मतलब क्या, रिवर्स के जो किनारे होते हैं वो उनके बैंक्स होते हैं। जब वो उसके बाहर पानी निकल के ओवरफ्लो कर जाए तो हम उसको फ्लड्स कहते हैं। फ्लड्स कॉजेज अ डेंजरस राइज इन द वाटर लेवल। फ्लड से क्या हो रहा है कि जो वाटर लेवल है वो बहुत ज़्यादा ऊपर होने लगता है, विच सबमर्जेस द सराउंडिंग एरियाज लाइक विलेजेस, फार्म्स एंड रोड्स। जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि आसपास के जितने भी एरिया हैं वो उसमें डूब जाते हैं, विलेजेस, फार्म्स एंड रोड्स। Many factors like heavy rain, melting of ice, snow, or failure of dam can cause river to overflow, thus resulting in floods. अब floods आते कैसे हैं, जब बहुत ज़्यादा बारिश हो जाए या जो बर्फ़ है, ग्लेशियर्स हैं वो पिघलने लगे, ठीक है, डैम्स जो हैं वो ख़राब हो जाएं, तो इन सारी चीज़ों की वजह से क्या होता है, वाटर का ओवरफ्लो हो जाता है, जिसके वजह से फ्लड्स आ जाते हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज़ लाइक डिफॉरेस्टेशन, colonization of river beds, poor quality dams and improper drainage also cause flood। और ह्यूमन के वजह से भी ये होता है। तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ लाइक डिफॉरेस्टेशन, जब वो पेड़ों को काटे दे रहे हैं, या रिवर बेड्स को कॉलोनाइज कर रहे हैं, या जो डैम बिल्ड्स हो रहे हैं या ड्रेनेज सिस्टम जो बिल्ड हो रहे हैं वो प्रॉपर नहीं है, तो उसके वजह से भी क्या होता है, फ्लड्स आते हैं। फ्लड्स आर कॉमन इन कंट्रीज़ लाइक चाइना, थाईलैंड, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश। ये कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे फ्लड क्या है, बहुत कॉमन है। अनलाइक अदर डिज़ास्टर्स, फ्लड एडवांस स्लोली, दिस मेक देम प्रेडिक्टेबल एंड मैनेजेबल। अब देखो फ्लड में क्या है कि ये अर्थक्वेक के जैसा नहीं है एकाएकी, ये धीरे धीरे इवेंचुअली आता है, तो प्रिडिक्ट किया जा सकता है और मैनेज भी किया जा सकता है। अब हम आगे बात करेंगे सेफ्टी मेजर्स क्या हैं, किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। रेगुलर ट्रैकिंग ऑफ द राइज इन वाटर लेवल ऑफ फ्लड प्रोन रिवर्स। मतलब जो ऐसी नदियाँ हैं जहाँ पे अक्सर ओवरफ्लो हो जाता है, हमें उन्हें कंटिन्यूसली चेक करते रहना है, राइट। पहली चीज़ ये। दूसरी, कंस्ट्रक्शन ऑफ एम्बैंकमेंट अलोंग द रिवर्स। रिवर के जो किनारे हैं वहाँ पे ऊंचे ऊंचे एम्बैंकमेंट्स बनाने हैं। हार्नेस रिवर वाटर बाय कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स को बनाना है ताकि हम वाटर का जो फ्लो है उसको कंट्रोल कर सकें। मेंटेनिंग अ prepared evacuation plan and sharing it with the पंचायत एंड विलेजर्स। ठीक है, लोगों को कैसे अपने आप को वहाँ से हटाना है, स्केप करना है, इसके प्लान्स ऑलरेडी बना करके विलेजर्स तक के पहुँचाए जाएँ। अलाउइंग द एग्रीकल्चर फील्ड टू रिमेन fallow during the expected rainy period. This will not only reduce the loss of crop but will also allow the natural siltation। और जो एग्रीकल्चर फील्ड्स हैं, ठीक है, उनको क्या करना है, मीन्स जो एग्रीकल्चर फील्ड्स हैं उनको रेनी पीरियड में खाली छोड़ा जाए कि वहाँ पे क्रॉप्स नहीं ग्रो किए जाएं, जिसके वजह से पानी के भरने के वजह से वहाँ पे लॉस ना हो क्रॉप का। तो ये हो गया आपका फ्लड्स के बारे में। अब हम आगे देखते हैं इम्पैक्ट्स ऑफ फ्लड्स, यहाँ पे लिखे हुए हैं निगेटिव एंड पॉजिटिव, इसको भी पढ़ लेते हैं। फ्लड्स डिस्ट्रॉय होम्स, हैबिटेट, रेंडरिंग मिलियंस होमलेस। तो जब घरों में पानी चला जाता है तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं बर्बाद हो जाती हैं, बहुत से लोग होमलेस हो जाते हैं। फ्लड डिस्ट्रॉय क्रॉप्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स, जो एग्रीकल्चर फीड्स होती हैं वो सब ख़राब हो जाती हैं, जिसकी वजह से इकनॉमी पे फ़र्क पड़ता है। फ्लड्स आर यूजुअली फॉलोड बाय द स्प्रेड ऑफ वाटर बॉर्न डिजीज़। और जब भी फ्लड्स आते हैं तो उसके बाद वाटर बॉर्न डिजीज़ जो हैं, जैसे कॉलरा, हेपेटाइटिस, ये सारी बीमारियां क्या हैं, बढ़ जाती हैं। अ पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है, अ फ्लड वाटर सीप्स ओवर एन एरिया, दे डिपॉजिट फर्टाइल सिल्ट ओवर दिस एरिया। जब फ्लड आता है तो कुछ अपने साथ अच्छा
कंटेंट लेके आता है, अच्छी सॉइल कह सकते हो, सिल्ट या सैंड लेके आता है, जिसकी वजह से क्या होती है, लैंड अच्छी हो जाती है. दिस सिल्ट मेक द सॉइल अलॉन्ग द बैंक ऑफ द फ्लडेड रिवर वेरी सुटेबल फॉर फार्मिंग. तो अभी हम लोगों ने ऊपर ही देखा था कि ये पॉइंट जो लिखा हुआ था यहाँ पे नेचुरल सिल्टेशन लिखा हुआ था. सो दिस ऑल्सो अलाउ द नेचुरल सिल्टेशन, मतलब वहाँ पे क्रॉप जो होते हैं, जो फील्ड्स होती हैं, उनको क्रॉप नहीं उस वक्त करते हैं ताकि क्रॉप ना ग्रो करें, और जो वहाँ की लैंड है उसमें सिल्ट जमा हो जाए ताकि वो फर्दर क्रॉप के यूज़ के लिए अच्छी हो सके. तो यहाँ पे भी वही चीज़ लिखी हुई है कि लेटर ऑन वो जो लैंड है वो एग्रीकल्चर के लिए अच्छी हो जाती है. फ्लड हेल्प इंक्रीज द लेवल ऑफ द ग्राउंड लेवल, उसके वजह से जो वाटर का लेवल है वो बच्चों बढ़ता है. फ्लड वाटर इफ़ प्रॉपरली स्टोर्ड इन डैम्प लेक्स एक्सेट्रा कैन रिड्यूस द वाटर क्राइसिस. और अगर इस वाटर को हम किसी तरह से सेव कर लें, लेक्स में या डैम्स में स्टोर करें, तो उससे पानी की जो कमी है उससे हम बच सकते हैं. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द फ्लड. अब हम बात करते हैं अर्थक्वेक के बारे में. तो जो ज़लज़ला जिसको कहते हैं, भूकंप जिसको कहते हैं, दैट इज़ अर्थक्वेक. एन अर्थक्वेक अकर व्हेन टू इंटरलॉकिंग टेक्टोनिक प्लेट्स कोलाइड्स. तो इस तरह की दो प्लेट्स होती हैं और ये कंटिन्यूसली मूव करती रहती हैं, ऐसे ऐसे ऐसे. जब ये आपस में लड़ जाती हैं तो अर्थक्वेक आता है. ठीक है. दीज टेक्टोनिक प्लेट्स कोलाइड्स, मतलब एक प्लेट इधर से एक इधर से, जब ये दोनों आपस में भिड़ गई तो अर्थक्वेक आएगा. रिलीजिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू द अर्थ क्रस्ट. दिस प्रोड्यूस वाइब्रेशन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. अब जब ये दोनों प्लेट्स आपस में, जैसे आपके दोनों हाथ हैं, आप ऐसे ऐसे करेंगे, दोनों को फ्रंट में लेके आएंगे, तो अब जब आपस में ये लड़ेंगे तो उससे एनर्जी निकलेगी और उस एनर्जी से पूरे अर्थ सरफेस में क्या आते हैं, वाइब्रेशंस, धमक आती हैं. एज अ रिजल्ट ऑफ दीज वाइब्रेशन देयर इज़ अ सडन एंड स्ट्रॉन्ग शेकिंग ऑफ द ग्राउंड. तो क्योंकि टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में लड़ती हैं, वाइब्रेशन आते हैं, जिसकी वजह से जो ग्राउंड है वो कांपने लगता है, वो शेक करने लगता है. अर्थक्वेक कॉज मैसिव डैमेज टू लाइफ, प्रॉपर्टी, इंफ्रास्ट्रक्चर, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा. अर्थक्वेक के वजह से लाइफ में, प्रॉपर्टी को, इंफ्रास्ट्रक्चर, हर चीज़ को क्या होता है, बहुत ज़्यादा नुकसान होता है. इट मे ऑल्सो लीड टू एवलांच. एवलांच क्या होते हैं, जैसे बड़े बड़े बर्फ़ की चट्टानें होती हैं तो वो ढह जाती हैं, वो गिर जाती हैं. इसी तरह से लैंडस्लाइड्स एंड सुनामीज़. तो अर्थक्वेक की वजह से एवलांच, लैंडस्लाइड्स एंड सुनामीज़ का भी आने का खतरा होता है. द इनॉर्मस एनर्जी released during an earthquake creates sismic waves. अब इस एनर्जी से क्या होता है, कुछ वेव्स बनती हैं, जैसे आपने अल्ट्रासोनिक, सुपरसोनिक, ये सब वेव्स पढ़ी हैं. द पॉइंट्स ऑफ ओरिजिन्स ऑफ द अर्थक्वेक इज कॉल्ड सिस्मिक फोकस. और जहाँ से ये अर्थक्वेक ओरिजिनेट होता है, एक पॉइंट जहाँ से ये वाइब्रेशन स्टार्ट होती है, उसको सेस्मिक फोकस कहते हैं. दिस पॉइंट इज सिचुएटेड बिलो द अर्थ सरफेस. ऑब्वियसली अर्थ के सरफेस में प्रेजेंट है. द पॉइंट ऑन द सरफेस डायरेक्टली अबव द फोकस इज एपीसेंटर. और फोकस के जस्ट ऊपर का जो पॉइंट होता है उसको कहते हैं एपीसेंटर. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ. द intensity of the earthquake is measured during a seismometer और seismograph. ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि earthquake की जो इंटेंसिटी है वो किस स्केल से नापी जाती है. सो दैट इज seismometer and seismograph. A seismometer measures the magnitude और इंटेंसिटी, स्ट्रेंथ ऑफ द सेस्मिक वेव. तो इसको हम, इससे क्या करते हैं, सेस्मिक वेव्स की जो स्ट्रेंथ है, इंटेंसिटी है, उसको मीज़र करते हैं ऑन रिचर स्केल. It is graded from 1 to 10, richer with richer 1 at least and richer 10 at the most intense scale. मतलब 1 से लेके 10 तक के होता है और 10 तक के जाते जाते वो उसकी इंटेंसिटी बढ़ती जाती है. The following table show the severity and effects of different intensities of earthquake. आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हो कि जब अर्थक्वेक आता है तो किस तरह से जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, जो बिल्डिंग्स हैं, वो टूट जाते हैं. यहाँ देखेंगे अगर जो मैग्नीट्यूड रेटिंग रिचर स्केल में 1-2 है तो उसकी सिवियरिटी क्या है, स्मॉल है, कुछ भी नुकसान नहीं होगा. 3-4 है, स्मॉल है, ये भी ज़्यादा कॉजेज़ नहीं होंगे, बस वाइब्रेशन फील होंगे या कहीं कहीं पे क्रैक्स आ सकते हैं. 5 और 6 आता है मॉडरेट टू स्ट्रॉन्ग में और इससे नुकसान होते हैं जो एरियाज़ एपीसेंटर के आसपास होते हैं. और 7 to 9 वाला जो है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है और बहुत ज़्यादा
सीवियर इफेक्ट कॉज करता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं डिड यू नो में क्या लिखा हुआ है। ऑन January 26, 2001 अ devastating earthquake that registered 7.9 on the Richter scale struck the city of Bhuj in Gujarat। तो ये 2001 की बात लिखी हुई है। हमने अच्छा आप 2016 में भी अर्थक्वेक आया था। दैट यू आर गोइंग टू राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन एंड यू विल लेट मी नो कि कब और किस ईयर में ये अर्थक्वेक आया था। इट वॉज द सेकेंड लार्जेस्ट नॉट मैं कंफर्म डेट आपको नहीं बता रही हूँ कि 16, 17 विच डेट इट वॉज। यू विल टेल मी कि 15, 16, 17 में से या इन 16 में से किस में अर्थक्वेक आया था जो लेटेस्ट था, जो एक्सपीरियंस किया था और काफ़ी उसके आफ्टर शॉक्स आए थे। दैट यू आर गोइंग टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। अ डिवास्टेटिंग अर्थक्वेक दैट रजिस्टर्ड द 7.9, तो उसका इतना मैग्नीट्यूड था जो कि गुजरात में आया था। इट वॉज द सेकेंड लार्जेस्ट रिकॉर्डेड अर्थक्वेक, तो ये सेकेंड लार्जेस्ट रिकॉर्डेड था। इससे पहले 1737 में आया। एंड द वर्ड्स नेचुरल डिज़ास्टर इन इंडिया इज़ मोर देन 50 ईयर इन मोर देन 50 ईयर, तो 50 सालों में बहुत ज़्यादा ख़तरनाक नेचुरल डिज़ास्टर। द शॉक वेव्स और ट्रिमर्स कंटिन्यूड फॉर 2 minutes and after shock lasted for over a month. There were more than 20,000 deaths and 1,67,000 people were left injured। तो ये लिखा हुआ है कि क्या क्या नुकसान हुए, कितने लोग मरे। एंड 4 districts of Gujarat were ruined and 21 districts were affected। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन बताओगे कि टीन्स में मतलब 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 इनमें कौन से ईयर में अर्थक्वेक आया था और उसका सेंटर क्या था, कौन सी कंट्री में आया था और इंडिया में कौन कौन सी जगहों पे वो उसके ट्रिमर्स फील किए गए थे। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम ड्राउट्स और साइक्लोन्स के बारे में बात करेंगे और आगे के जो भी टॉपिक्स हैं मैन मेड डिज़ास्टर्स उसको डिस्कस करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं और जो हम आपको एक्सप्लेन करते हैं वो सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आती हैं तो बच्चों चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर सपोर्टिंग मी। कीप शेयरिंग, कीप वॉचिंग। बाय बाय एवरीवन।